Hello students, welcome to CBSE Prash. So today we are going to study second most important chapter of continuity and differentiability, which is of course differentiability. So without wasting any time, let's begin. तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करके रखिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसमें हैवी यूज़ होगा और आप लोगों को मतलब फिर मैं उस समय रिवाइज नहीं कराऊंगा। तो इसलिए आपको क्या क्या पढ़ के रखना है, कंटिन्यूटी है ना, उसी कॉन्सेप्ट्स, आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ डेफिनेशन मतलब जो डेफिनेशंस मैंने बताई थी वो सारी डेफिनेशंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए, है ना। कोई भी फंक्शन दे दें, दोनों मेथड से, तीनों मेथड से, जितने भी मेथड मैंने सिखाए हैं उन सब से आपको LHL RHL निकालते हुए कंटिन्यूटी आपको निकालनी आनी चाहिए, है ना। और मैंने कुछ नए तरह के फंक्शंस भी बताए थे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। इस तरह के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इनके ग्राफ पता होना चाहिए, और आपको मॉड का ग्राफ पता होना चाहिए। अगर मॉड के अंदर x-1 है, x-1 इंटू x-2 है, तो भी उसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मैंने आपको मतलब कि अगर कुछ थ्योरम वगैरह भी बताए थे, जैसे कि f और g अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और वो मतलब g पर कंटिन्यूस है, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, और f अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और क्या बताया था आपको कि मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारे केसेस आपको बताता गया था, और उसके बाद मैंने थ्योरम 2 भी बताई थी, है ना। थ्योरम 2 आपको याद होगी। फिर एक्सरसाइज 5.1 आपको पूरा मैंने करके दिखा दिया था, उसके लिए तो 3 वीडियो बन गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, आप भी जानते हैं 34 क्वेश्चन है, तो उसको मतलब हम कवर नहीं कर पाते 1 घंटे में, तो इसलिए उसके 3 पार्ट्स बना दिए। आपको जिस पार्ट में दिक्कत हो आप उस पार्ट वाला वीडियो को खोल कर देख सकते हैं। तो आज हम लोगों का शुरू होने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी। सो आप लोग इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपका डिफरेंशिएशन है, इसी के ऊपर आपका इंटीग्रेशन है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, पूरा चीज़ इसी पे है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड वो सब आता होगा, है ना। लिमिट वगैरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता होगा। तो अच्छा, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, हम लोग ये पता करते हैं इसमें कि कोई भी फंक्शन जो हम लोग का दिया है, वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम लोग, तो वो डिफरेंशिएशन होने के लायक भी है या नहीं, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे भी केस आते हैं, मतलब आप कहोगे कि हम तो सर हर फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप दो तो हर फंक्शन का नहीं हो सकता, वो आप गलत कर बैठोगे। इसलिए उसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ के डिफरेंशिएशन को, जैसे f(x) है आपका एक फंक्शन, उसके डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, f'(x) या फिर d/dx ऑफ f(x), है ना। या फिर आपका मतलब और भी 2-3 वो है डिनोशन इसके, लेकिन आप लोगों को इतने ही जानने हैं। तो बेसिकली आपका f'(x) को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन का आपका जो फंक्शन है वो f(x) दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं। तो आपको लिमिट पता होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f(x) अपॉन h, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन, है ना। किसी भी आप फंक्शन का इससे आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे है तो। अब अगर आप देखें तो इसको, जैसे अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू कुछ x का फंक्शन दिया हुआ है ना,
तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं उसको, इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, और इसको आप कहते हैं एक और चीज़ से डिनोट करते हैं वाई डैश से, जैसा कि एफ डैश एक्स लिखते हैं वैसे आप लोग इसको भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई को, तो इसको कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर अगर आप एफ एक्स को ले रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, x के रिस्पेक्ट में, चाहे वो fx हो चाहे वो y हो, दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों को डिनोट हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी फ़िलहाल हम लोग डिफ्रेंशिएशन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अभी डिफ्रेंशिएबिलिटी पे आएंगे कि कोई चीज़ डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं, ये सब कैसे पता करेंगे। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बता दूं डिफ्रेंशिएशन की, तो जैसे अगर u प्लस माइनस वी का आप मतलब ये दो ऑपरेशन लगा दें, चाहे प्लस या माइनस, कोई दो फंक्शंस हैं, उन दोनों का आप प्लस माइनस में कोई भी फंक्शन कोई भी ऑपरेशन कर दें और उसके बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो वो किसके इक्वल होगा? पहले आप डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद उस पर ऑपरेशन लगा दें, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो आपका होगा कि अगर कोई दो फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी और उसको आपने फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई v से कर दीजिए, और उसके बाद आप उसको v को मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद u डैश लिख दीजिए। अरे दोनों सेम हो गए, इसमें ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये करना है, मतलब पहले एक को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है और पहले को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो ये इसका फंडा है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है थर्ड पार्ट। ये सब आपको एकदम याद रखना है, देखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा अभी अंदर एक्सरसाइज के, जो इन्हीं पे बेस्ड है और इनका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, तो इसलिए इन सबको याद कर लेना, एकदम याद। u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो v है आपका वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, वो डिवीजन में है ना। तो इसमें क्या करते हैं, u अपॉन v को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूमरेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाना है, और अपॉन v स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करना है, और इसको आप बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है। ये सब रूल आप लोगों को याद रखने हैं। अब मैं कुछ आपको बेसिक से डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उनको बता दिया जाता है और बाकी सब आपको कैलकुलेट करना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्हीं के बेस पे आप कोई भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इन्हीं का यूज़ करके जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपका पहले फंक्शन लिखूँगा और उसके बाद उसी के साथ आपके सामने उसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है, ठीक है। या एक काम करते हैं, फंक्शन और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं और नीचे लिख लेते हैं f(x) और f डैश x। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है x टू द पावर n, ठीक है। x टू द पावर n को हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाता है n को आगे लिख लिया, उसका x को एज इट इज़ लिखा और उसकी पावर 1 से हम लोगों ने घटा दी, ठीक है। आपका ये क्या है, x टू द पावर n है। x टू द पावर n को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले n को आगे बुला लेंगे
और x की पावर को एक नंबर से घटा देंगे, मतलब 1 से माइनस कर देंगे इसकी पावर को। गॉट इट। अब आता है हम लोगों का सेकंड जो फंक्शन है वो होता है sin x। तो sin x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो सीधी सी बात है cos x आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। और जो थर्ड है आपका वो है cos x का डिफरेंशिएशन। तो आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? sin x होगा? नहीं, माइनस sin x होगा, ठीक है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है आपका वो cos x है, और जो cos x का डिफरेंशिएशन है वो माइनस sin x है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपका अगर मैं देखूं, मतलब अगर आप देखें tan x का डिफरेंशिएशन, सो बेसिकली tan x का डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। ये सब आपको एकदम रटना है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल से अगर कोई नींद में भी पूछे तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि हाँ बता देंगे हम। तो अब हम लोग आते हैं, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, ये चारों। और भी मैं बता सकता हूँ कि कॉट का भी ऐसा ही होता है। कॉट का अगर बता दूँ मैं, तो कॉट का होता है, कॉट एक्स का ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या माइनस लग जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है सिक्स, अगर आप सेक एक्स का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आप वो डिवीजन वाला रूल लगा के भी इसको निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। डिवीजन वाला रूल कैसे लगाना है, ये 1 अपॉन cos x कर लिख सकते हैं ना sec x को, तो 1 अपॉन sec x को आप cos x से, मतलब 1 अपॉन cos x से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sec x को 1 अपॉन cos x। उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा sec x इंटू tan x, ठीक है, sec x tan x। इसके बाद 7th अगर आपका देखा जाए तो ये अब आता है कोसेक x, तो इसमें आपका वही माइनस आ जाएगा, माइनस कोसेक x और कॉट x। इन सबको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर के बेसिक 4 फॉर्मूलों से, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो और हैं, उनको भी बता दूं मैं। तो आपका एक होता है e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बच्चे क्या निकाल देंगे, अगर मैं किनारे लिख दूँ वो गंदा नहीं करूँगा, x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1, पर ये रॉन्ग है। इसका थोड़ा अप्रोच जो होता है वो दूसरा होता है। पहली बात तो ये पावर में आपका वेरिएबल आया है, जबकि वहाँ पे पावर में आपका एक कांस्टेंट टर्म आया था ऊपर। आप लोग अगर देखें इधर पे तो पावर में एक कांस्टेंट टर्म आया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पावर में एक वेरिएबल आया, तो इसका एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है, e टू द पावर x। अच्छा, एक केस और है ln x। ln x क्या होता है, log e टू द बेस x, है ना, e के बेस पे अगर log लिया जाए तो उसको ln x कहते हैं। तो इसका हो जाता है आपका 1 अपॉन x, ठीक है। एक और होता है आपका, वो होता है a टू द पावर x, वो e टू द पावर x था, ये a टू द पावर x है, और दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसका होता है a टू द पावर x इंटू ln a। अब आप कहेंगे कि ये अलग कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें e डालेंगे तो ln e जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि e टू द बेस e आ जाएगा आपका। तो इसीलिए आपका ये ln a जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ln e जो होता है एलिमिनेट हो जाता है, और e टू द पावर x ही रिमेन होता है। तो यानी कि इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए मुद्दे की बातें। अब हम लोग अगर बीच में कुछ आता है तो मैं आपको उसका डिफरेंशिएशन बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल आपको ये पूरा याद करना है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको नीचे ले जा रहा हूँ, बस इतना ही है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आप देखें पेज नंबर 162 पे, जहाँ पे ये फार्मूलाज लिखे हैं उसके नीचे काफ़ी बकैती लिखी है, तो उन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। तो आपको ये पेज नंबर 163 पे जो थ्योरम्स है ना उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग उस थ्योरम को देखते हैं। तो थ्योरम कहाँ है, सो बेसिकली आपको थ्योरम 3 क्या बोल रही है, मैं पहले लिखूँगा, ठीक है। थ्योरम 3 बोल रही है
अच्छा, आप पूछेंगे थ्योरम 2 और थ्योरम 1 कहाँ गई, तो वो कंटिन्यूटी में आपने पढ़े होंगे, थ्योरम मैंने आपको बताए थे। ये थ्योरम 3 है। तो थ्योरम 3 आपकी कहती है कि इफ़ अ फंक्शन f is differentiable at a point c, ठीक है, if it is differentiable at a point c, then it is also continuous at that point। तो कहने का मतलब ये है मुन्ना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पे, एक पॉइंट है c, तो वो कंटिन्यूस भी होगा उसी पॉइंट पे। कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई फंक्शन है, ऐसा आपका फंक्शन है, यहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट सी है आपका, ठीक है, ये सी है पॉइंट। अगर कोई फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, यानी यहाँ पे इसकी एक स्लोप या एक टेंजेंट आप निकाल सकते हो, या ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो ये जाहिर सी बात है और ये हमेशा ही होगा कि आपका ये जो फंक्शन है यहाँ पे कंटिन्यूस भी रहे, ठीक है। अच्छा, अब हमेशा थ्योरम में प्रूविंग भी आती है, ठीक है, तो प्रूविंग आपको कभी छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम में प्रूविंग आ गई थी। ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है शायद। उसके में प्रूविंग आ गई थी और वो प्रूविंग नहीं पढ़ के गया था। तो क्या हुआ था कि उसका पूरा मतलब आते आते रह गया था पूरा, मतलब उसका सारे क्वेश्चन सही थे, बस वही प्रूविंग वाला नहीं कर पाया था, तो उसके 95 या 96 बने थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रूव पहले हम लोग करते हैं। प्रूविंग काफ़ी आसान होगी आपकी। तो हम लोगों को पहले तो ये पता है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, डिफरेंशिएबल है c पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ सी। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो अगर x c के बराबर नहीं है, मतलब तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने लिखा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ मैंने लिख दी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। ये दोनों एक्स माइनस सी है ना, तो ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, तो 1 हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ना। तो अब क्या करना है आपको, दोनों जगह लिमिट लगा देनी है। लिमिट x टेंड्स टू c, इस तरफ लगाया f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी, इधर पे लिमिट लगा दिया। और यहाँ पे आपको लगाना है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, ठीक है, इधर पे तो ध्यान देना इधर पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको अभी पिछले ही पीछे ही बताया कि इनको लिमिट अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ सी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इंटू एक्स माइनस सी। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये सी पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया एफ डैश ऑफ सी
यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इसका डिफरेंशिएट, मतलब ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, ये हमको पता है पहले से, ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये क्योंकि इसमें आप सी पुट करोगे तो इसका मतलब ये ज़ीरो बन गया, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ करोगे तो आपका वो ज़ीरो ही बनने वाला है। और यहाँ का हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये आपका कांस्टेंट चीज़ है, तो कांस्टेंट में अगर कोई भी आप लिमिट लगाते हो तो उसका कोई उस पर असर नहीं होता है, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, ये हम लोग का डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 के जैसा कुछ। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है, यानी कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है, और ये होगा हमेशा, मतलब ये हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि उसका जो वो पॉइंट पे वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो इसका यूज़ आगे हो भी सकता है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा। तो ये एक गोल्डन वर्ड अपना याद रखना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is also continuous, ठीक है। इसको एकदम याद कर, मतलब इसको हमेशा याद रखना कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन भी रहेगा साथ में, ठीक है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और अगर मैं आपको बता दूं, किसी को कन्फ्यूजन हो कि डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन है अपना वो असल में होता क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे आपका कोई एक फंक्शन है, चलो पीछे बताता हूँ, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है आपका, जैसे ये ले लिया हमने, ऐसा कोई फंक्शन है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो इसकी एक तरह से आप मान सकते हैं कि स्लोप जो निकालते हैं ना हम लोग किनारे से एकदम प्यार से, मतलब एकदम छूते हुए एक लाइन निकल जाती है जो, ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब कि कोई भी फंक्शन का आप स्लोप निकालो एकदम टेंजेंट वाला स्लोप, ऐसे स्लोप नहीं, टेंजेंट वाला जो जस्ट टच करके भाग जाए वहाँ से, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जाहिर सी बात है, अगर किसी फंक्शन को आपको टच करना है तो वो कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, ये एक फंक्शन है तो क्या आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ टच होके कहाँ जाएगी बताओ, यहाँ पे तो गैप आ गया, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और अगर कहीं अगर कोई फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर जगह कंटिन्यूस भी होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमने बातें करी डिफरेंशिएशन के बारे में, उसको कैसे डिराइव करते हैं या कुछ फॉर्मूले वगैरह, ये सब हम लोगों ने पता किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, सच में डिफरेंशिएशन करने पे। तो अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। तो जैसे पहला अगर आप एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी में जो दिया है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक फंक्शन है जो कि है 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसका हम लोगों को बताना है क्या, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइए क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोच के बताइए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y = 2x + 1 होल क्यूब। नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx = d/dx ऑफ 2x + 1 टू द होल क्यूब, ठीक है, ये लिख लिया। अब एक बात बताओ, ये आपको मतलब
कुछ आइडिया लग रहा है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मैंने तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बताया जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। नहीं लग रहा ना कोई आइडिया? लग भी रहा होगा तो भी सुन लो, क्योंकि और बच्चों को नहीं पता होगा। तो बेसिकली हम लोग इसको रिजेंबल करते हैं अपने उन्हीं प्राइमरी जो मैंने आपको फंक्शन बताए थे उनसे। तो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था x⁴n। तो क्या ये आपको x⁴n लग रहा है? नहीं लग रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 2x+1 है। तो हम लोग इसको x⁴n की तरह हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखें? आप एक काम करिए, 2x+1 को आप t ले लीजिए। ले लिया? अब इसमें क्या लिखना है आपको? dy/dx = d/dx t³। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा मतलब उसके जैसा, ऊपर वाले जैसा, x या t तो लिखा है बस। तो ये क्या लिखा रहता था? n x⁴n 2, और ये ऐसा कुछ लिखा रहता था, है ना? तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको बस ऐसे ही लिख देना है 3t⁴ 3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3t²। अभी वेट अ मिनट, अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। अब आपको ये जो आपने लिखा है इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक आपने सिर्फ इसके पावर को, मतलब जो बाहर का ढांचा होता है ना, पहले उसको तोड़ा है आपने। अब आपको क्या करना है? अंदर भी मारकाट मचानी है। तो अब आपको क्या करना होगा? इसमें 2x+1 को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2x+1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dy/dx प्लस d/dx ऑफ 1। तो जब आप 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, मतलब 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1। तो आपको पता है x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें लगा के देखिए ना, x⁴1 का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 × x⁴1 - 1, तो ये हो जाएगा 1⁴x⁴0। ठीक है, ये ऊपर देखिए ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो आपका 1 है इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा याद रखना डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये आपका 0 हो गया। तो 2x+1 का आपका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ? 2, है ना? तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है। अब हम लोगों को क्या करना है? t की वैल्यू वापस रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 2x+1 टू द होल स्क्वायर इंटू 2। सो बेसिकली ये हो जाएगा 6 × 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? dy/dx। सो अब हम लोग ने जब ये किया तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और काफ़ी काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा ये हुआ क्या। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ कह सकते हैं एक तरह से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इसको समझ पाएंगे। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इसको हम लोगों ने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट ये t³ हम लोगों ने t³ लिख लिया था इसको, ये तो ये आपका क्या हो गया? dt/dx हो गया, है ना? उसके बाद हम लोगों ने इसको भी डिफ्रेंशिएट किया था। तो इस तरह से करके हम लोगों को क्या करना है? पूरी तरह अंदर आना है। तो इसके लिए हम लोगों के पास थ्योरम 4 है। मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है तो इसके लिए आपके पास थ्योरम 4 है। और अगर आप एनसीईआरटी की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा बताया हुआ है इसमें। मैं आपको बता दूं कि इसमें इनने gx को क्या ले लिया? 2x+1, और आपका जो hx ले लिया वो x³ ले लिया। फिर इनने कहा कि पुट t = मतलब यही gx को t ले लिया इनने फिर से। तो ये मतलब 2x+1 जो अपन ने t लिया था तो ये ht हो गया आपका, है ना? ये ht हो गया, ये चीज़ ht के जैसा हो गया। तो t³, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर आप t डालते हैं, gx को t मानते हैं, तो hx जो है वो असल में ht है, तो t³ हो गया। अब इसके बाद आप t³ का तो डिफ्रेंशिएशन कर ही सकते हैं, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपको बताया हुआ है जिसमें समझना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए हम लोग के पास आई है थ्योरम 4। थ्योरम 4 हम लोग समझते हैं। तो ये थ्योरम 4 आपकी क्या है? असल में चेन रूल है, इसका नाम है चेन रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार थ्योरम है। इसको आप देखिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है
जैसे आपको कोई फंक्शन दिया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसे सिंपल सा नहीं दिया जो हमने पीछे कहा था, क्योंकि वो तो याद भी कर लेगा कोई। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से देंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास चेन रूल आया हुआ है। तो चेन रूल क्या कहता है कि मैं अपने वर्ड में आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये फंक्शन था ऊपर 2x+1 का होल क्यूब, तो आपको क्या करना है, इसकी कुछ लेयर्स होती है हर फंक्शन की कि आप उसके कोर तक कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे अर्थ है ना, अर्थ के कोर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको क्रस्ट को हटाना पड़ेगा, फिर आपको मेंटल से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर जो आपका अपर कोर होता है ना, ऊपर का कोर, उस पर जाना पड़ेगा, फिर आपको इनर कोर आप मिलेगा, मतलब एक आउटर कोर होता है फिर इनर कोर। तो इनर कोर तक जाने के लिए आपको 4 से 5 लेयर ऐसे निकालनी पड़ती है। तो ऐसे ही किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंदर तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेयर्स से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली लेयर, जैसे अगर इस फंक्शन में देखा जाए तो आपकी सबसे पहली लेयर आ रही है ये क्यूब, ये ब्रैकेट के ऊपर जो क्यूब लगा है ये सबसे बड़ी झंझट लग रही है। सबसे पहले अगर कोई आएगा तो सबसे पहले क्यूब के ऊपर हमला करेगा। तो सबसे पहले पावर को इसने हटा दिया, तो पावर को अगर हटाएंगे तो 3, जैसे आपको अगर इसको करना है तो आप क्या करोगे, इसको टी क्यूब की तरह मान लो। अब आपको इसमें मेन चीज़ क्या दिख रही है, इसमें मेन चीज़ क्या दिख रही है, आपको पावर दिख रही है, तो ये हो जाएगा आपका 3t²। ठीक है, अब आप एज इट इज़ इसको लिख लो 3t² यानी 2x+1 का होल स्क्वायर। अब आपका पावर का जो है वो झंझट खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये अंदर है 2x+1, अब आपके पास ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब आप इसको क्या लोगे, 2x+1 को, इसको आप क्या ले लोगे, u। अब u ले लोगे तो u क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब u को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा 2x+1 का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, और ये हो जाएगा आपका du/dt, है ना। सो बेसिकली अगर आपको 2x+1 का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये आपका, जैसे मैंने मान लिया कोई f(t) है और ये आपका मैंने मान लिया f(u) है, तो जाहिर सी बात है ये f'(u) होगा। तो 2x+1 का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, d/dx करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, f'(u) मल्टीप्लाइड बाय f'(t) करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसको और सिंपल वे में बताऊं तो हम लोगों ने इसको दूर से देखा, इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोगों को पावर देखा सबसे दूर पे, तो हमने क्या किया, पावर को ख़त्म किया, 2x+1 की पावर 2। फिर हम लोगों को दिखा कि इसके अंदर एक फंक्शन है, इसको भी हम लोगों को ख़त्म करना है, तो इसके अंदर के फंक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद इन दोनों, ये आपका फिर अंदर, उसके अंदर आप अगर झाँकोगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, बस इधर ही तक था। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 6 × 2x+1 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक के बाद एक लेयर, जैसे अभिमन्यु ने नहीं चक्रव्यूह में एक के बाद एक गेट को तोड़ा था, तो वैसे आपको भी इसमें एक के बाद एक जो पावर आया, फिर फंक्शन आया, फिर जो भी चीज़ अंदर होती जा रही है उसको एक के बाद एक आपको तोड़ते जाना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या था। आप चाहो तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ सकते हो, पर मुझे नहीं लगता आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जब तक कुछ ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो sin x², ये आपके पास एक फंक्शन दिया है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपके पास जब ये फंक्शन है तो आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, या यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यहाँ पे sin x है कोई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले sin x का खात्मा करोगे, है ना, sin x को ख़त्म करेंगे अपन। तो sin x को जब आप मतलब फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin x का मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया क्या होता है, वो cos x। तो सबसे पहले cos x हम लोग लिख लेते हैं, तो cos x की जगह यहाँ पे क्या है, sin x² है, तो यहाँ पे अपन का cos x² आ जाएगा। sin x का अगर cos x होता है तो sin x² का हम लोग फिलहाल के लिए cos x² ही तो लिखेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, अभी और आगे आएगा चीज़ें, लेकिन ऐसा लिखेंगे, ठीक है। x की जगह x² लिखा है इसलिए cos x लिख दिया।
अब आपका हो गया cos x, तो sin x तो ख़त्म, sin x का सफाया कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है, अंदर आप देखोगे तो एक और आपका एक फंक्शन दिख रहा है आपको, और वो है आपका एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का खात्मा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का करिए ना डिफ्रेंशिएशन, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये 2x हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ये मत भूलना कि आपको यहाँ पे d/dx लगाना है, क्योंकि आप लोग बोर्ड देने वाले हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये सब मत भूलना। अब इसके बाद हम लोग अगर प्रोसीड करें तो आपके पास है क्वेश्चन, आप एग्जांपल देख के भी मतलब स्टेप्स वगैरह सीख सकते हो, पर मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता था, और यकीन मानिए इससे आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे अगर आपने थोड़ा दिल लगा के पढ़ाई की तो। tan of 2x + 3। अब आप फिर से यहाँ पे खड़े हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 10, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का खात्मा करेंगे। 10 का मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था, क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब 10x का sec स्क्वायर x होता है, तो 10 2x + 3 का क्या होगा, 10 2x + 3 का मतलब sec स्क्वायर 10 2x + 3, sec स्क्वायर 2x + 3, सॉरी, ये हो गया d/dx हम लोग इसका कर रहे हैं। आपने 10 को देख लिया, 10 को ख़त्म कर दिया, अब आपके पास क्या है, एक ये फंक्शन है, तो 2x + 1 का जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया था उसी तरह इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2x का पहले डिफ्रेंशिएशन किया प्लस डिफ्रेंशिएशन 3 का किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 0, तो ये आपका आ जाएगा 2, तो यानी कि ×2। आगे समझ में, तो ये आपका हो गया कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 22। अब आप कौन सा एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 23। सो एग्जाम्पल नंबर 23, तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप ब्रैकेट देखते जाइए, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। आप खड़े हो यहाँ पे, आपको सबसे पहले क्या दिखा, साइन दिखा कि हाँ भैया साइन है, साइन को निपटाते हैं। पहले साइन को निपटाया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है आपका, कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपने साइन को निपटा दिया, साइन खत्म। अब आपके पास क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, मतलब कॉस दिख रहा है बेसिकली, तो अब कॉस का खात्मा करना है, तो कॉस को कैसे करेंगे, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन, तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर था ना, तो इसीलिए साइन एक्स स्क्वायर माइनस का। अब आप और अंदर घुसे तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ×2x, एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा एक बड़ा सा मतलब ये आपका जो फंक्शन है इसका हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया चेन रूल से, ठीक है। अब हम लोग के पास अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखें कौन सा एग्जाम्पल पड़ता है। अब एग्जाम्पल नहीं, अब सीधा आपके पास एक्सरसाइज आई है, ठीक है, एक्सरसाइज, तो हम लोग एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेते हैं जितने क्वेश्चन हो पाए, ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सब में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो इसीलिए डिफ्रेंशिएशन की ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इधर पे। तो आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम लोगों को सबसे बाहर क्या दिखा, ब्रैकेट के बाहर हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई ये अकेला खड़ा है, इसको पहले ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर हमला करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस हो गया। अब कॉस हम लोगों ने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है हम लोगों का, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि इसका तो कर दिया हम लोगों ने साइन का, अब हम लोग के पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर सकते हो,
कांस्टेंट का तो खत्म हो गया खेल, 0 हो जाएगा, और इसका एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है भैया, हम लोग यहाँ खड़े थे, हम लोगों ने देखा कि भाई कॉस है बाहर अकेला, तो चलो इस पे हमला करते हैं। कॉस पे हमला किया तो ये हो गया आपका माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। फिर हम लोगों ने देखा कि गेट के अंदर साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स के साथ भी हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा ताकि आप ये कन्फ्यूज़ ना हो कि साइन एक्स मल्टीप्लाइड पे कॉस एक्स है। ये साइन एक्स अलग है और ये कॉस एक्स अलग है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख लो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन। इसके बाद हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, हम लोग खड़े थे बाहर, हम लोगों ने देखा कि साइन अकेला है, तो इस पे हमला किया, तो कॉस ऑफ ax प्लस बी हो गया। अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूँ इससे आप लोग ये मत समझना कि मैं क्रिमिनल माइंड हूँ, है ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये आपका साइन हो गया ax प्लस बी। ठीक है, साइन का कॉस हो गया, तो कॉस ऑफ ax प्लस बी। अब हम लोग के पास अंदर भी क्या बचा है, एक फंक्शन बचा है जिसका नाम है ax प्लस बी। अब ax प्लस बी को भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस तरह के टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया होगा। अगर 2x प्लस 1 होता तो आप 2 लिखते, अब ax प्लस 1 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, a। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है कि सेक ऑफ 10 ऑफ अंडर रूट एक्स। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो इसको अगर आपको करना है y इज इक्वल्स टू, तो y dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, हम लोगों ने देखा कि सेक बाहर है, तो इसको सबसे पहले सेक एक्स 10x होता है इसका, तो सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। बच्चे यही गलती करते हैं कि सिर्फ सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स लिख देते हैं और गलत हो जाता है। आपको क्या लिखना है, सेक एक्स 10x, तो यानी कि सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स इंटू 10 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अंदर 10 रूट एक्स है, तो हम लोग सबसे पहले 10 का करते हैं। तो 10 का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर हम लोग और अंदर आए तो हम लोगों ने देखा कि ये आपका अंडर रूट एक्स है, तो इसका भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का अगर आप देखें, इधर पे मैं करके दिखा दूं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर 1/2। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, इसको वैसे ही करते हैं एक्स टू द पावर n के जैसा। तो एक्स टू द पावर n के जैसा अगर आप लिखोगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब n बाहर आगे आ जाता है, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 विच इज़ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स। गॉट इट, तो ऐसे करना है इसको। तो ये हो गया। अब आप लोगों का वो आ रहा है क्वेश्चन रूल वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रूल, तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया हो तो लाइक कर देना, है ना, नहीं आया हो तो भी लाइक कर देना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, तो फिफ्थ, साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये किसके जैसा दिख रहा है, u अपॉन वी के जैसा दिख रहा है आपको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था u अपॉन वी वाला, क्वेश्चन रूल याद करिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हो, है ना। तो
सबसे पहले इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो होगा वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें u क्या है हम लोगों का साइन ऑफ x, तो और v क्या है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, v लिख लिया हम लोगों ने, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आपका v हो गया, v इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे v की जगह हम लोगों ने ये लिख लिया। अब u डैश अगर आप कैलकुलेट करोगे तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का आप डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, है ना, ये हो गया। तो आप क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब मैं माइनस नीचे लिख देता हूँ, बगल में लिखना चाहिए पर अपने पास जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पे u एज इट इज लिखना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद आपको क्या लिखना है u v डैश, तो v अपना क्या है कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, आपको ये लिखना है। तो सी एक्स प्लस डी लिखने के लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। आई होप अब तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे सी। ठीक है, तो ये हो गया, और अपॉन में लिखेंगे हम लोग कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर लिख रहे थे ना इस वजह से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना हुआ, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना, तो मैं आपको मतलब अगली कोई एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, सिर्फ आप लोगों के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूछ लेना। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5। सो बेसिकली आपके दो फंक्शन है मेजर, एक ये है और एक ये है, तो ये आपको v इंटू यू का रिजेंबल नहीं, मतलब ये याद नहीं दिला रहा है कि ये v इंटू यू है, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, u डॉट v को हम लोग लिख सकते थे, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना था तो v यू डैश प्लस यू डैश इंटू v। ठीक है, ऐसे लिखते थे। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा u, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को v डैश करना है, v डैश यानी कि कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो अगर आप कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, हम लोग 3x स्क्वायर बाहर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी बाहर लिख लिया, साइन ऑफ एक्स क्यूब का। ठीक है, इस तरह हम लोगों को लिखना है। अब प्लस किया और u डैश v लिखना है, तो u डैश आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना कि साइन एक्स, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस पावर को सबसे पहले हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पावर को अगर हैंडल करेंगे तो इसमें सबसे पहले स्क्वायर को अगर आप हैंडल करें तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि साइन है यहाँ पे, तो साइन का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें तो कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। इसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि ये एक्स टू द पावर 5 है, तो इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली आप लोग एक काम करिए, कांस्टेंट को इस तरफ ले लेते हैं, सो 10 हो गया ये। उसके बाद x टू द पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x टू द पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 10 ऑफ x टू द पावर 4 साइन ऑफ x टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय v। तो v से अगर आप मल्टीप्लाई करो इसका तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x क्यूब, ठीक है। आप चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करके इसको साइन 2x टू द पावर 5 कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये भी कर सकते हो। फिर हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपका लिखा हुआ है 2 अंडर रूट कॉट ऑफ x टू द स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, जो 2 बाहर है उसका तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्वेश्चन जो 2 है आपका वो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको बाहर ही रख देते हैं। हम लोग का मेन क्या है, कॉस ऑफ अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर इसको देखें तो हम लोगों को सबसे पहले अंडर रूट दिख रहा है। अंडर रूट का क्या मतलब हुआ, कॉस टू द पावर 1/2, ठीक है। और मैंने आपको अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन पहले ही करके दिखाया हुआ है ना। तो अगर आप उसको देखें तो अंडर रूट का क्या होता है, 1, जैसे रूट एक्स का अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे लिख के, तो 1/2 रूट एक्स होता है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये होता है। तो अगर आप इसका भी करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो अंदर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर का भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास बचता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो इंटू कर देंगे 2x, 2 से 2 चला जाएगा, और बाहर का 2 तो आप भूलना मत, अगर भूल गए तो गए काम से, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग के पास आता है, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखो तो ये हो जाता है कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स का करेंगे तो इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये असल में ये साइन के अंदर है, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब काट मत देना रूट एक्स से रूट एक्स को, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो आपको पता चलेगा कि एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको ये और क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आपको लग भी रहा होगा कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और फिर इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन और भी तरह के फंक्शंस वगैरह को हम लोग देखेंगे। फिर कोई एक्सरसाइज 5.3 भी कर लेंगे। उसके बाद आपकी डेफिनेशंस और भी हैं, फिर कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। फिर और 5.4 को एक्सरसाइज है, फिर लॉग वगैरह के डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, है ना। बहुत तरह के डिफ्रेंशिएशन इसमें देखने हैं हम लोगों को। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मतलब चैप्टर है, तो इसमें कम से कम आपको 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर कितना भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके उतने में आपको ये पूरा कवर अप करा दूँ, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करना है।
और हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, रिवीजन का एक बार आपको फिर से करा दूँ। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा और कल का भी अगर मिला लिया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कंटिन्यूटी, कुछ फंक्शंस का हम लोगों ने ग्राफ भी देखा है। उसके बाद हम लोगों ने कैसे कंटिन्यूटी को चेक करें, कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी है। मतलब जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, डेफिनेशन 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LHL RHL का यूज़ कैसे करना है, कोई फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है, मतलब कंटिन्यूस है भी कि नहीं, ये सब कैसे चेक करना है ना। लिमिट वगैरह ने आपको आता ही होगा। फिर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के ग्राफ भी निकाल के देखे। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे कुछ नए तरह के फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है वो, और मॉड फंक्शन भी हम लोगों ने सीखा था, है ना। तो ये सब सीखे थे। और क्या क्या सीखा था, हाँ, कंटिन्यूस फंक्शन के मतलब एल्जेब्रिक सम करना और उनका डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन सब हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 की थी, जिसके लिए आपका 3 लेक्चर लग गया था, लेक्चर का वीडियो। और तीनों मतलब मैंने लगभग हर क्वेश्चन इसमें बताया, लगभग क्या सारे ही बताए मैंने इसमें क्वेश्चन, तो एक भी छूटा नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो उसमें जाके आप देख लो कि मैंने कैसे बताया है, ठीक है। फिर हम लोग आए थे डिफरेंशिएबिलिटी पे, किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएबल कब कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, ये सब चेक किया था। और मतलब कि लिमिट का यूज़ करके हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो भी देखा था। कुछ तरह के फार्मूले देखे थे हम लोगों ने, है ना। और जैसे कि कुछ फार्मूले क्या हैं, वही v प्लस माइनस वी u और उसका पूरा डिफरेंशिएशन, है ना, वो वाला देखा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि u इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं ना, कुछ भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और एक और चीज़ लिखी, लेबनेज, जाने क्या लिखा है यार, तुम लोग पढ़ लेना। अजीब तरह के तो एक तो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, तो ये लिखा हुआ है, ये वाला रूल है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रूल था, मतलब u अपॉन वी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज़ हम लोग उसको डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर माइनस करके हम लोग और भी चीज़ें। तो ये वाला फार्मूला काफ़ी ये तीनों फार्मूले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये मतलब एकदम याद रहना चाहिए। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक से फार्मूले लिखवाए थे और उसको तो भूलना ही नहीं है, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ उसको। ये फार्मूले आपको मतलब एकदम मुँह रटे होने चाहिए, कोई सोते समय पूछ ले तो आपको बता देना है कि हाँ भैया इसका ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक और जोड़ देते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि 11th जोड़ देते हैं, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये मत भूलना। और भी ये सारे फार्मूले इसलिए मैं याद करने के लिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ आपका इंटीग्रेशन वगैरह में भी होता है, तो आप लोग कर लेना ये सब याद। फिर हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा था। देखो चेन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हम लोगों ने थ्योरम 3 भी पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल पूरा फंक्शन है तो जाहिर सी बात है वो उस पॉइंट पर उधर पे कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो उधर पे मतलब गैप होगा, और गैप होगा तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका स्लोप या फिर आप जो इंस्टेंटेनियस नहीं स्लोप होती है आपकी, वो कैसे निकालोगे वहाँ पे। तो इसीलिए उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा हर जगह जहाँ जहाँ डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर आप देखो तो थ्योरम 3 में मतलब काफ़ी आराम से हम लोग प्रूविंग भी कर सकते हैं। आपको प्रूविंग तो एकदम याद होनी चाहिए, ये प्रूविंग जो है ये आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रूविंग पूछने लगे हैं अब, मतलब एग्ज़ाम वगैरह में अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में प्रूफ भी पूछने लगे थ्योरम्स के। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि मॉड वगैरह के फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, जहाँ पे वो 0 होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल ही हो, पर ये बात ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके देखा था, है ना। कंपोजिट फंक्शन यानी जो हम लोग के प्राइमरी फंक्शंस है उनसे अलग, मतलब उन्हीं से सिमिलर लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि हम लोग का एक्स
एक्स टू द पावर n था, ये इतना सिंपल सा था, तो उसकी जगह हम लोगों ने लिख लिया 2x+1 का होल क्यूब, इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों का चेन रूल था, चेन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को भी पता है कि चेन रूल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखो तो क्वेश्चन करते गए और 5.2 पे पहुंच गए। अब यहाँ तक आपका रिवीजन एकदम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आगे के लेक्चर्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और फिर ख़त्म, चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून, स्टे सेफ। जय हिंद।